गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का फोर्थ मेथड एन्युटी मेथड वार्षिकी विधि पढ़ेंगे। देखो वार्षिकी विधि क्या होती है। इस विधि में मूल्यह्रास के साथ साथ ब्याज पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें यह माना जाता है कि यदि यह धनराशि अन्यत्र विनियोजित की जाती तो ब्याज की प्राप्ति होती। इस विधि में ब्याज की गणना ब्याज सारणी द्वारा की जाएगी, जिसे संपत्ति खाता के नाम पक्ष में लिखा जाएगा। प्रति वर्ष मूल्यह्रास की चार्ज की जाने वाली राशि की गणना वार्षिक तालिका से की जाएगी, जो प्रत्येक वर्ष समान रहेगी। मूल्यह्रास की राशि की गणना संपत्ति की लागत को वार्षिकी तालिका से प्राप्त मूल्य से गुणा कर की जाएगी। तो मूल्यह्रास तालिका से पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर निश्चित वर्षों के लिए प्रति वर्ष काटे जाने वाले हाशिए की राशि की गणना इस हेतु की जाती है। तो एन्युटी मेथड में हम टेबल यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसके लिए भी, और उसमें डेप्रिसिएशन की गणना करने के लिए भी तालिका का यूज़ होगा। तो जनरल प्रविष्टि एंट्रीज पहला है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन असेट्स। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन असेट्स, तो पहली जो एंट्री आएगी वो असेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैलकुलेशन किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप एक बार एंट्री या देखें और फिर हम आगे एग्जाम्पल करेंगे इसका। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, नॉर्मल एंट्रियाँ चल रही है सारी। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर ट्रांसफर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट का ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर फोर्थ एंट्री जो है वो है फॉर ट्रांसफर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। वार्षिकी विधि एवं सिंकिंग फंड विधि में अंतर। तो वार्षिकी विधि एवं सिंकिंग फंड में डिफरेंस क्या है, देखो। देखो आधार क्या है इनके, और वार्षिकी आधार क्या है, आधार के क्या क्या पॉइंट्स है, फिर वार्षिकी विधि के क्या पॉइंट आएंगे, और मूल्यह्रास कोष या फिर सिंकिंग फंड विधि के क्या पॉइंट्स है। तो पहला तरल कोष की उपलब्धता। तरल कोष की उपलब्धता के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो। वार्षिकी विधि में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, सिंकिंग फंड हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पहले वो ही पढ़ेंगे। मूल्यह्रास तथा ब्याज की राशि का विनियोजन जिन व्यवसाय के बाहर किया जाता है, जिससे संपत्ति की पुनर्स्थापना हेतु तरल कोषों की प्राप्ति हो सके। तो जो डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों ही हम बाहर बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि नई असेट्स खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। और वार्षिकी विधि में क्या है, मूल्यह्रास तथा ब्याज की राशि व्यवसाय में ही विनियोजित रहती है, मतलब बाहर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट रखेंगे, तथा इस कारण यह विधि संपत्ति की पुनर्स्थापना हेतु कोई तरल कोष उपलब्ध नहीं कराती है। तो इसीलिए मतलब बाहर इसको इन्वेस्ट नहीं करते तो कैश में या बैंक के थ्रू कुछ अमाउंट बाहर नहीं निकलेगा, वो बिजनेस की अंदर ही रहेगा। एक तरफ से आप ये कह सकते हो कि जो हमने सिंकिंग फंड मूल्यह्रास कोष के समय जो डिसएडवांटेज पड़ा था कि जो वर्किंग कैपिटल है वो वाला अमाउंट सफ़र करता है इसके इन्वेस्टमेंट की वजह से, कि जो पैसा बिजनेस के अंदर ही रह सकता था वो हमने बिजनेस से बाहर इन्वेस्टमेंट के नाम पे निकाल दिया, उससे वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट हमें अवेलेबल हो सकता था वो नहीं हुआ, तो वो यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ही इसका एडवांटेज यहाँ पर है। अब दूसरा
पॉइंट है मूल्यह्रास तथा ब्याज का प्रभाव। अब इसमें भी सिंगिंग फंड वाला पॉइंट देखो, सेकंड वाला ये पॉइंट रीड कर रही हूँ। ब्याज की कटौती के कारण इस विधि में मूल्यह्रास की राशि, ब्याज की कटौती के कारण इस विधि में मूल्यह्रास की राशि वास्तविक मूल्यह्रास से भी कम हो जाती है। ब्याज की वजह से इस विधि में मूल्यह्रास की राशि, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन से भी कम आता है, ठीक है। और इस वाली मेथड में ब्याज की राशि प्रति वर्ष मूल्यह्रास में जुड़ती रहती है, जिससे मूल्यह्रास की राशि वास्तविक मूल्यह्रास तथा संपत्ति की लागत से अधिक हो जाती है। तो यहाँ जो वैल्यू मिलती है वो बढ़ के मिलती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ब्याज की गणना। इसमें सिंगिंग फंड वाले मेथड में देखिए, इस विधि में मूल्यह्रास की वसूली व्यवसाय के बाहर से मूल्यह्रास कोष विनियोग के आधार पर होती है। तो बाहर जो इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और एन्युटी वाले मेथड में ब्याज की गणना सैद्धांतिक अनुमान के आधार पर संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर की जाती है। तो जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत है वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर ब्याज की राशि, तो सिंगिंग फंड वाले में संयोजित विनियोग की राशि में प्रति वर्ष वृद्धि होने से ब्याज की राशि में वृद्धि होती जाती है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाने की वजह से इंटरेस्ट में इंक्रीज होता रहता है। और एन्युटी मेथड में संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी के कारण ब्याज की राशि में कमी होती जाती है। तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ बिजनेस के अंदर ही जो असेट बच रहा है उसके ऊपर हम रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं, और असेट्स की वैल्यू तो दिनों दिन हर वर्ष घटती जाएगी, तो उस पे इससे जनरेट किया हुआ फंड भी धीरे धीरे उसका फिगर भी कम आता रहेगा, ठीक है। तो शुरू में ये अमाउंट ज़्यादा होगा, बाद में ये अमाउंट धीरे धीरे कम आएगा। फिर है प्राप्त ब्याज की राशि को दर्शाना। तो प्राप्त ब्याज की राशि मूल्यह्रास कोष खाते के जमा पक्ष में तथा विनियोजित ब्याज की राशि मूल्यह्रास कोष विनियोजित खाते के नाम पक्ष में दर्शाई जाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो, प्राप्त ब्याज की राशि, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जा रहा है, तो प्राप्त ब्याज की राशि मूल्यह्रास कोष खाते के जमा पक्ष में क्रेडिट वाली तरफ जा रहा है, हाँ। तथा विनियोजित ब्याज की राशि, जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, राशि विनियोजित ब्याज की राशि मूल्यह्रास कोष विनियोजन खाते के नाम पक्ष में दर्शाई जाती है। एन्युटी वाले में देखो, प्राप्त ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में तथा संपत्ति खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है। 6 देखो, लाभ हानि खाते में मूल्यह्रास को दर्शाना। लाभ हानि खाते में मूल्यह्रास को दर्शाना, तो इसमें प्रति वर्ष लाभ हानि खाते का लाभ समान रहेगा, क्योंकि केवल स्थायी मूल्यह्रास ही चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ सेम रहता है, लाभ हानि खाते का लाभ समान रहेगा क्योंकि केवल स्थायी मूल्यह्रास ही चार्ज किया जाएगा। और एन्युटी वाले मेथड में प्रति वर्ष लाभ हानि खाते में चार्ज की जाने वाली राशि के पश्चात लाभों में वृद्धि होगी, क्योंकि
स्थायी मूल्यह्रास चार्ज होगा तथा ब्याज की राशि घटती जाएगी। फिर 7वां पॉइंट है विनियोग का समय। हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो कि नहीं क्लियर हो रहा हो, पर ये क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको। विनियोग का समय। इस विधि में प्रथम वर्ष के अंत में पहली बार विनियोग किया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष उसका दोहराव प्राप्त ब्याज की राशि को जोड़कर की जाएगी। अतः प्रथम ब्याज के विनियोग की प्रविष्टि दूसरे वर्ष के अंत में होगी। और एन्युटी मेथड में विनियोग की स्थापना प्रथम वर्ष के आरंभ में ही हो जाती है, क्योंकि क्रय की गई संपत्ति एक स्थायी विनियोग माना गया है तथा ब्याज की प्राप्ति वर्ष के प्रथम दिवस से प्रारंभ हो जाती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी प्रविष्टि की जाएगी। फिर 8वां पॉइंट है मूल्यह्रास खाते में चार्ज। तो संपत्ति खाता प्रतिवर्ष संपत्ति की वास्तविक राशि को संपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में, देखो संपत्ति खाता प्रतिवर्ष संपत्ति की वास्तविक राशि को संपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में दर्शाता है तथा मूल्यह्रास कोष बनाने की संपूर्ण अवधि में समान होगी। और यहाँ एन्युटी मेथड में मूल्यह्रास खाते में चार्ज की जाने वाली राशि प्रति वर्ष कम होती जाएगी, क्योंकि मूल्यह्रास संपत्ति खाते के माध्यम से लगाया जाता है।